हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं इस करंट फूड वीडियो में क्या क्या है। तो मालदीव का इशू, उस पर चर्चा करेंगे। इंडिया और मालदीव के बीच में कड़वाहट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अभी पर्यटन के मुद्दे पर भी टेंशन हुआ है और वहाँ के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। भारत बहुत सख्त है, भारत ने कहा है बर्खास्त करो। और क्या इशू है इंडिया और मालदीव के बीच में, क्योंकि एक पड़ोसी देश है और फॉरेन रिलेशन का जो टॉपिक होता है आपके एग्जामिनेशन में, उसकी वजह से ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चीन क्या कर रहा है हिंद महासागर में, किस तरीके से चीन जो है उस देश पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और नई सरकार बनने के बाद, वहाँ पर नए राष्ट्रपति बनने के बाद जो कड़वाहट आई है उस पर चर्चा करेंगे। इतिहास क्या रहा है, हमने कई सारे अभियान वहाँ पर चलाए हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। आर्थिक राजनीतिक क्या दोनों के बीच में और सैन्य जो संबंध रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। दूसरी बात, एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहाँ पर चुनाव हुआ है और रिजल्ट आ चुके हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एक बुक है काफ़ी चर्चा में, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उस पर इंडियन आर्मी ने कुछ रिव्यू वगैरह भी इस बुक को लेकर कर रही है इंडियन आर्मी। क्यों, वो भी चर्चा करेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का अनाउंस हो गया है और अवार्ड दे भी दिए गए हैं तमाम लोगों को। तो ये फिल्म जगत का, दुनिया का एक बहुत बड़ा अवार्ड है। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे एक एक करके। ढेर सारे इससे क्वेश्चन हैं और तमाम अवार्ड की लिस्ट भी बताएंगे आपको। और भी कई मुद्दे हैं, उन सब पर भी चर्चा करेंगे एक एक करके। ओके, तो शुरू करते दोस्तों, और एक लाइक बटन तो बनता है। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, किस देश ने लक्षद्वीप में पर्यटन के मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले अपने 3 उप मंत्री यानी डिप्टी मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया? एक इंपॉर्टेंट घटना। आंसर का इसका मालदीव। ठीक है, ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, टेंशन हाई लेवल पर चल रहा है। भारत और मालदीव के बीच में कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस चीज़ को समझते हैं मैप के ज़रिए। पहले मैप देख लेते हैं, फिर और डिटेल बताएंगे, आपको समझ में आएगा बढ़िया से। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और मालदीव भारत के दक्षिण में है, हिंद महासागर में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मालदीव। सैकड़ों द्वीप हैं यहाँ पर, छोटे छोटे द्वीप हैं, बड़े ही खूबसूरत है ये। राजधानी है इसकी माले और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, जो अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने चुनाव जीता है और चीन के समर्थक माने जाते हैं मोहम्मद मुइज्जू। जब चुनाव हो रहा था उस वक्त मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था, यानी भारत बाहर निकले उनके देश से। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी कड़वाहट उनके मन में है। यहाँ की जनसंख्या की बात करेंगे मालदीव की, तो मात्र 5,15,000 है। यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया और US डॉलर वो लीगल टेंडर है। और अब बात करते हैं लक्षद्वीप की, वो भी मैप में देख लीजिए, फिर आगे डिटेल बताएंगे आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं लक्षद्वीप की ओर। लक्षद्वीप जो है ना, वो इस तरफ है, यहाँ पर ये वाला जो इस तरफ का इलाका है, यहाँ पर है लक्षद्वीप। और यहाँ ढेर सारे द्वीप हैं और वो भी बहुत ही खूबसूरत है। मतलब जितनी खूबसूरती मालदीव में है उतनी ही खूबसूरती वहाँ और नज़ारे बेहतरीन लक्षद्वीप में है। यहाँ की राजधानी है कवरत्ती, लक्षद्वीप की, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। तो अब देखते हैं ये टेंशन जो है ना, वो अभी वाला लेटेस्ट वाला कैसे पनपा, क्या हुआ। दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जनवरी में ही लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था 5 जनवरी के करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में पर्यटन की तारीफ़ की वहाँ के, और यहाँ पर लोगों को घूमने के लिए आने की अपील की और बताया कि कितना खूबसूरत है और पर्यटन कितना बढ़िया यहाँ पर हो सकता है, और मनोरम दृश्यों के बारे में बताया। आनंद लेते हुए, मतलब जो यहाँ आप देख रहे हैं फोटोग्राफ कि वो यहाँ समुद्र के नीचे का नज़ारा वो देखने के लिए नीचे डुबकी लगाई उन्होंने। इसके अलावा वहाँ आराम किया, जो नज़ारे थे खूबसूरती उन सब का आनंद लिया। और ये एक मैसेज गया भारत में और दुनिया में भी। ये फ़ोटो वीडियो जो है वायरल हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मालदीव सरकार के 3 जो डिप्टी मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, ये हैं तीनों, मरियम शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्लाह महजूद माजिद। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ काफ़ी अपमानजनक टिप्पणियां की, ट्वीट किया।
और फिर इनके समर्थकों ने उस पर ट्वीट करना शुरू कर दिया। मतलब कि पूरा माहौल इन तीनों ने बनाने की कोशिश की और ये मामला पूरा भड़का। ठीक है, इन लोगों ने कहा कि लक्षद्वीप क्या है, वो तो हमारा ही देश बेहतर है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही और अपमानजनक टिप्पणियाँ की बहुत सारी। जब मामला बहुत भड़का तो फिर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने 7 जनवरी को अपने इन तीनों जो डिप्टी मिनिस्टर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब इस टिप्पणी की वजह से कड़वाहट बहुत ज़्यादा मामला बढ़ता जा रहा है। भारत ने 8 जनवरी को मालदीव के जो हाई कमिश्नर हैं भारत में, इब्राहिम शाहिब, तो उनको विदेश मंत्रालय में तलब किया और मीडिया रिपोर्ट्स में ये है कि इस दौरान मात्र 4 मिनट बातचीत हुई है और साफ तौर पर भारत ने ये कहा कि इस मामले में दोनों देशों के रिश्ते जो है बिगड़े हैं और इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति मोइज्जू की है, जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनसे यानी जो हाई कमिश्नर है उनसे ये कहा गया कि मालदीव सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीयों पर जो टिप्पणी करने वाले जो 3 मंत्री हैं उसको बर्खास्त करें। इनके जो सस्पेंशन हुआ है वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो इतनी सख्त बातें कही गई हैं जो टेंशन का लेवल आप देख रहे हैं। मालदीव बैकफुट पे है। क्यों बैकफुट पे है वो आगे बताते हैं, ये इस डेटा से आपको पता चलेगा। मालदीव में भारतीय पर्यटक बड़ी संख्या में जाते हैं। आप देखिए 2023 का जो आंकड़ा है 13 नवंबर तक का है, इंडियन हाई कमीशन मालदीव का डेटा है, यानी मालदीव में जो अपना भारतीय जो हाई कमीशन उच्चायोग है उसका डेटा है कि 2023 में 13 दिसंबर तक 1,93,000 पर्यटक गए थे, भारत से गए थे। उससे पहले 2022 में 2,41,000, 2021 में 2,91,000। तो मतलब इतनी बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटक जाते हैं और क्या है, मालदीव की जो इकॉनमी है वो टूरिज्म पर आधारित है। तो ये जो पूरा मसला हुआ है उससे उसके टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ने वाला है बड़े पैमाने पर। तो भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया। एक मैसेज गया कि ये मैसेज ये गया एक तरह से, मतलब उन्होंने नहीं कहा लेकिन ये मैसेज गया कि मालदीव जैसा ही खूबसूरत है, कई सारे द्वीप हैं जो लक्षद्वीप में हैं और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगले 4-5 साल में लक्षद्वीप एक बड़ा इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर बन जाएगा। अभी भी है वो टूरिज्म सेंटर, लेकिन अभी जैसे आंखों से ओझल है। ठीक है, जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात होती है, द्वीपों की बात होती है तो हमें अंडमान निकोबार द्वीप दिखता है, मालदीव दिखता है, लक्षद्वीप मतलब ओझल रहता है, हमारे देश में है लेकिन ओके, वहाँ पर्यटक जाते हैं लेकिन एक इंटरनेशनल हब नहीं है। तो उसको अब सरकार जो है ना पूरी कोशिश ये करी कि वहाँ इंटरनेशनल हब बनाया जाए उसको। बहुत सारी योजनाएं वहाँ पर शुरू करने वाली है सरकार, बहुत सारी योजनाओं, जैसे इंटरनेट फाइबर जो सबमरीन केबल डाला गया कोच्चि से लेकर मालदीव के द्वीपों के बीच में, उससे इंटरनेट वहाँ की बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड हो गई, स्पीड अप हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, मालदीव के मंत्रियों की जो टिप्पणी हुई है ना, उसके बाद भारत और मतलब भारत में भारतीयों का रिएक्शन बहुत तगड़ा हुआ है और ये देख रहे हैं ढेर सारे ट्वीट जिसमें तमाम जो पॉपुलर खिलाड़ी हैं, जो एक्टर्स हैं, उन सब ने भी इस पर कहा कि हम भारत में ही रहेंगे, भारत के जो द्वीप हैं वहाँ पर बहुत बेहतरीन। इससे क्या हुआ है, मालदीव में टेंशन हुआ। और इतना ही नहीं, इस बीच सोशल मीडिया पर 7 जनवरी को दिन भर ये ट्रेंड करता रहा बैकआउट मालदीव। ओके, तो सोशल मीडिया पर पूरे माहौल एक तरह से बनता जा रहा है। और इस बीच क्या हुआ, एक कंपनी है इजी माई ट्रिप जो कि पर्यटन कंपनी है, उसने मालदीव के सभी फ्लाइट्स की बुकिंग सस्पेंड कर दी है। तो उसके को फाउंडर निशांत पट्टी, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो कि ट्विटर था पहले, उसमें ये जानकारी दी है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में संबंध कैसे हैं, क्या रहे हैं। तो देखिए, भारत और मालदीव के बीच में बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। 1965 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। उसके बाद से दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। मालदीव की जो आज़ादी हुई थी तो उसको स्वीकार करने वाले पहले देशों में भारत था। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस जैसे कई
सारी सहायता भारत ने की और खुलकर सामने आया था। 2004 में सुनामी के दौरान जो मानवीय सहायता भारत ने प्रदान की, ऐसा करने वाला पहला देश था वो। भारत और मालदीव के बीच जो संबंध है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और इसकी समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार का जो नेबरहुड फर्स्ट रणनीति रहा है और उसके तहत मालदीव को काफ़ी सपोर्ट दिया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, भारत जो है वो मालदीव के जो राष्ट्रीय रक्षा बल है, यानी वहाँ का आप कह सकते हैं सेना, तो यानी MNDF कहेंगे उसको, तो उसके लिए बड़ी संख्या में भारत ने प्रशिक्षण या ट्रेनिंग वगैरह का अभियान चलाता है वहाँ, उसको ट्रेनिंग देने का काम है। और उसका जो 70% जो डिफेंस रिलेटेड जो ज़रूरी आवश्यकता है उसको पूरा करता है। हालांकि मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से मालदीव और भारत के बीच में जो रिश्ते में करवाहट आई है। अभी कुछ वक्त पहले ही पिछले साल दिसंबर में दुबई में जो COP28 की समिट हुई है, उस दौरान दोनों के बीच में पहली बार मुलाकात हुई थी भारतीय प्रधानमंत्री और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उनके बीच में। मुइज़्ज़ू ने भारत से ये कहा है, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से ही कहा कि मालदीव से भारतीय सैनिक को हटा लिया जाए, भारतीय जहाज, हेलीकॉप्टर वो सब हटा लिए जाए। लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया है, बातचीत चल रही है। लेकिन इसके बीच में ये जो करवाहट आई है पर्यटन को लेकर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसने भारतीय जनमानस पर इफेक्ट किया है। अब देख लेते हैं कि मालदीव में अलग अलग कई सारे ऑपरेशन जो भारत ने किए थे, कई सारे अभियान जो चलाए थे, उन सब के बारे में। तो एक बहुत ही पॉपुलर है ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय जो सशस्त्र बल हैं, आर्मी और एयरफोर्स, तो उसने वहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम किया था। मालदीव सरकार की मदद की थी। उस समय क्या हुआ था, 1988 में हुआ ये था उस दौरान कि श्रीलंका से कुछ जो उग्रवादी थे या आतंकवादी थे, वो कहिए, वो पहुँचे थे वहाँ पर। ठीक है, एक जहाज़ पर कब्जा करके और वहाँ पहुँचे और माले को घेर लिया था, राजधानी को। राष्ट्रपति आवास के दरवाजे पर वो लोग पहुँच गए थे और फिर राष्ट्रपति को, वहाँ के उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे, उनको छिपना पड़ा था, सेफ हाउस में जाना पड़ा था। और जब मदद मांगी पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने मना कर दिया। अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका ने कहा कि भाई अभी हमें आने में बहुत देर लग जाएगी। ब्रिटेन से कहा, ब्रिटेन ने कहा कि हमें भी आने में देर लगेगी। फिर भारत से कहा, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, और उन्होंने तुरंत वहाँ से सेना भेजी, जो एयरफोर्स स्टेशन है आगरा में, यहाँ से एक पूरी मतलब विमान पहुँचा साजो सामान के साथ, और वहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया और जो वो तख्ता पलट करने आए थे उन सबको मार गिराया गया। तो बहुत बड़ा अभियान था वो। दूसरा अभियान है ऑपरेशन नीर, 2014 में। उस समय क्या हुआ था, देखिए मालदीव जो है ना, मैप में मैंने आपको बताया है, वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उसका पेयजल का कोई साधन नहीं है। तो पेयजल कहाँ से आता है, पीने का पानी। पीने का पानी वो समुद्र के पानी को ही साफ़ करके वो बनाया जाता है। तो वहाँ जो बड़ा सेंटर था मालदीव में, जिससे पेयजल का निर्माण किया जाता था, समुद्र के पानी को खारेपन को हटाकर, उसमें आग लग गई थी और हाहाकार मच गया था मालदीव के 5 लाख से ज़्यादा लोगों के बीच में। पीने को पानी नहीं था, तब भारत ने पेयजल की आपूर्ति की थी, वहाँ लोगों को बचाया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन संजीवनी। इसमें क्या हुआ था, कोविड-19 के दौरान भारत ने बहुत सारी मदद की थी। 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की थी। ठीक है, और ये तो इम्पॉर्टेंट जो अभियान रहे मालदीव का, ये सब ज़रूरी है आपको जानने के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो टॉपिक होता है तमाम एग्जामिनेशन में, उसमें ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में चीन आया है। देखिए चीन का जो रोड एंड बेल्ट जो इनिशिएटिव है, उसमें मालदीव जुड़ गया। मालदीव चाहता था कि बुनियादी ढांचे के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको निवेश मिले, और चीन के पास वो पहुंचा। अलग अलग समय में अलग अलग सरकारें आई जो कि चीन समर्थक रही भी है, कुछ तो भारत समर्थक रहे। तो वह क्योंकि मालदीव में बड़े पैमाने पर चीन ने भी निवेश किया हुआ है, भारत ने तो निवेश किया ही हुआ है। ओके,
तो और भारत की चिंताएं भी हैं वहाँ को लेकर। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र, विशेषकर जो श्रीलंका है, पाकिस्तान, मालदीव, इन सब क्षेत्रों में, इन सब देशों में जो चीन की बढ़ती हुई उपस्थिति है उस पर चिंता भी व्यक्त की है। इन क्षेत्रों में चीन नियंत्रित जो बंदरगाह हैं और सैन्य सुविधाएं हैं उनका विकास जो है ना वो हो रहा है, मतलब चीन उसमें मदद कर रहा है और भारत के रणनीतिक हितों और जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए उसके लिए चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। तो मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, मुझे लगता है आपको पसंद आया हो। ठीक है, डिटेल में जाने से आप चीज़ों को मतलब क्लियर हो जाता है पूरा का पूरा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाई देना और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा वीडियो का। तो अगला क्वेश्चन होगा, बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? लगातार चौथी बार। आंसर होगा शेख हसीना। उनकी पार्टी का क्या नाम है? आवामी लीग। ठीक है, आवामी लीग। तो शेख हसीना इस बार 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। लेकिन अगर सवाल हो कि लगातार कौन सी भी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं तो आंसर होगा चौथी बार। ठीक है, टोटल उनका टर्म होने वाला है 5वां। अब अच्छा, 1996 से लेकर 2001 तक वो प्राइम मिनिस्टर रही। उसके बाद फिर 2009 में प्राइम मिनिस्टर बनी, बीच में नहीं बनी, बीच में दूसरी सरकार आई और 2009 के बाद से लगातार वो सत्ता पर काबिज हैं। तो चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को 2/3 बहुमत मिला है। 300 में से 204 सीटें उन्हें जीत ली। इस बार 299 सीटों पर वहाँ पर वोटिंग हुई। और इस बार ये जो आम चुनाव है बांग्लादेश में, मैप भी देख रहे हैं आप, ये इस पर नज़र पूरी दुनिया की थी क्योंकि बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP जो विपक्षी पार्टी है, BNP और उसके साथ के तमाम विपक्षी जो दल थे उन सब ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। लेकिन फिर भी लोगों ने वोट दिया, 40% वोटिंग हुई है। विपक्षी पार्टियों ने कह दिया था कि लोग वोट देने ना जाएं, हड़ताल की घोषणा कर दी थी चुनाव के दिन ही, लेकिन लोग पहुंचे, 40% वोटिंग हुई। और भारत ने बधाई दी है आवामी लीग की जो जीत हुई है। उसके बाद ढाका में भारत के जो राजदूत हैं प्रणय वर्मा, उन्होंने शेख हसीना से मुलाकात की, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, और भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जीत की बधाई दी है। और शेख हसीना ने इस पर कहा, इंडिया इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश। अब बात कर लें बांग्लादेश के बारे में। राजधानी तो है ढाका और वहाँ की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। अंग्रेजी में उसको हाउस ऑफ द नेशंस भी कहते हैं। राष्ट्रपति हैं वहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री शेख हसीना और अगली भी शेख हसीना, अगली प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि जो भी मैं बोला मैंने उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है और उसकी तैयारी शानदार हो सकती है इस मेंबरशिप प्लान के जरिए। इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है। 2022 के भी 2023 के भी PDF और टेस्ट दे सकते हैं आप एक साथ। कैसे मिलेगा? अगले 365 दिनों तक आपको वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स मिलेंगे। वो भी कई तरीके के, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है और करंट अफेयर्स का टेस्ट लिया जाता है डेली, वीकली और मंथली, ताकि आप अपने करंट अफेयर्स को लेकर मतलब कितने जागरूक हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है वो देख सकें। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और हेल्पलाइन नंबर भी है इसका, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 जनवरी को। हर साल 9 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापसी की थी और यहाँ पर आकर देश को आज़ाद करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए महात्मा गांधी के आगमन के दिन को याद करते हुए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्यों नहीं हुआ? पिछले साल तो हुआ था। तो देखिए,
दिवस तो हर साल मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन है वो हर 2 साल पर मनाया जाता है। पिछला जो सम्मेलन हुआ था ना, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, वो 17वां था 2023 में। ये इंदौर में आयोजित किया गया था और उस वक्त उसकी थीम थी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और उस वक्त चीफ गेस्ट थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, और इस दिन सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन समारोह होता है, यानी अधिवेशन होता है, या हम कहें सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, वो हर 2 साल पे होता है। दिवस एवरी ईयर मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख की आत्मकथा है? आंसर का जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, वो 28वें सेना प्रमुख रह चुके हैं और ये रही बुक। इसमें उन्होंने सेना प्रमुख रहते हुए जो महत्वपूर्ण जो क्षण थे उनके यादों में, तो उन सब का जिक्र किया। और सबसे महत्वपूर्ण है लद्दाख स्टैंड ऑफ। उस वक्त क्या हुआ था, गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी और इस घटना के दौरान भारत सरकार और सेना के बीच में जो संवाद हुए थे उसका जिक्र किया गया है इसमें। चीन की क्या उस समय स्थिति थी उसका जिक्र किया गया और इसकी वजह से ये बुक जो है ना वो मीडिया में काफ़ी चर्चा में है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का। सेना इस बुक में जो मौजूद तथ्य है उसकी समीक्षा भी कर रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब गोल्डन ग्लोब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर और दूसरे टॉपिक पे भी चलेंगे। तो क्वेश्चन होगा, गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट फिल्म कौन? आंसर होगा ओपेनहाइमर। क्या है? ओपेनहाइमर। ये वाली पिक्चर काफ़ी पॉपुलर पिक्चर रही है। तो ये 81वां ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह था और उसी के दौरान तमाम विजेताओं की घोषणा की गई। आयोजन कहाँ पर हुआ? अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ। और कौन आयोजित करता है? तो आयोजित करता है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? आंसर का क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन वो किसके डायरेक्टर थे? डायरेक्टर हैं ओपेनहाइमर फिल्म के। ये फिल्म ओपेनहाइमर जो है ना वो भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है। ओपेनहाइमर ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के दौरान पहला परमाणु हथियार विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हीं के नेतृत्व में वो बना था और उस परमाणु बम का उपयोग जापान पर किया गया था, जापान पर गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो इस फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन? क्रिस्टोफर नोलन। तो उनकी ये फिल्म बेस्ट फिल्म बनी और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है और भी कई अवार्ड मिले हैं, वो भी बताते हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड किसने जीता है? पुरुष बेस्ट एक्टर। आंसर होगा सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी। ओके, किस फिल्म के एक्टर हैं? तो ओपेनहाइमर, इसी फिल्म के एक्टर, उनको मिला है। ये दिख रहा है आपको फोटोग्राफ। ठीक है, तो मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई और शानदार एक्टिंग की है। ये फिल्म तो मैंने देखी थी, बेहतरीन पिक्चर देखने में लगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर वुमेन या कहें फीमेल, उसका अवार्ड किसने जीता है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना एक्टर को मेल या फीमेल कहा जाता है, एक्ट्रेस नहीं कहा जाता है। तो एक्टर फीमेल, एक्टर मेल, इस तरह से अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप ये मत सोचना कि यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये तो एक्ट्रेस होना चाहिए था, ये एक्टर लिखा हुआ है। एक्चुअल में एक्टर ही कहा जाता है और एक्टर मेल या एक्टर फीमेल। ठीक है, तो किसको मिला है? यहाँ पर बात हो रही है बेस्ट एक्टर फीमेल की। तो आंसर होगा लिली ग्लैडस्टोन। लिली ग्लैडस्टोन। फिल्म का नाम है किलर ऑफ द फ्लावर मून। तो इसके लिए इनको अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। अब एक बार पूरी लिस्ट देख लेते हैं अलग अलग। तो बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर
तो क्रिस्टोफर नोलन, फिल्म ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड किसको मिला है? तो सिलियन मर्फी, फिल्म ओपेनहाइमर के मुख्य एक्टर, मुख्य अभिनेता। बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो वो लिली ग्लैडस्टोन, फिल्म है किलर ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है डावाइन जॉय रैंडोल्फ, ये फिल्म है द होल्ड आवर्स। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी का अवार्ड मिला है पुअर थिंग्स को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक्टर म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए मिला है अवार्ड पॉल जियामाटी को द होल्ड आवर्स के लिए। और भी ये अलग अलग है, जैसे सिनेमैटिक और बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट अवार्ड मिला है बारबी को। ये बारबी भी काफ़ी पॉपुलर फिल्म रही है, भारत में भी इसको प्रदर्शित किया गया था हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। और बाकी फिल्में, ये पूरी लिस्ट है, मैंने पीडीएफ में ये पूरी लिस्ट दे दी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कभी कभी ये सवाल भी पूछ दिए जाते हैं गोल्डन ग्लोब से लेकर, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना, ये जो 4-5 ये हाँ, इतने से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA के CEO कौन बनेगा? नए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आंसर होगा रघुराम अय्यर। क्या नाम है? रघुराम अय्यर, ठीक है। 1 साल से ये पद खाली था CEO का, तो अब उनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो IPL में राजस्थान रॉयल्स और राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स उसके CEO के रूप में भी काम कर चुके हैं। ओके, तो बात हो रही है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, उसकी अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम बताएं। क्या है नया नाम? आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। 5 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग हुई, यानी सेंट्रल कैबिनेट की, केंद्र सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और उसी में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलने का तय कर दिया गया। और एक तो इंटरनेशनल मान्यता दे दी गई, और एक और कि नाम अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है उसका, ठीक है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, और अब नाम बदल गया और इंटरनेशनल दर्जा भी मिल गया है इसको। यहाँ पर ये कैपेसिटी ये तय की गई, लगभग 10 लाख यात्री सालाना, इतनी कैपेसिटी इसमें तैयार की गई है, और आने वाले वक्त में इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बड़ा बनाया जा सकता है, ठीक। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। ओके, करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ पर शानदार ढंग से होती है, मेंबरशिप प्लान भी है, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और अब मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, डेली मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स आता है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। ओके, बाय।